एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सरकार ने क्रिएट करने में नाकाम रहे। पेपर लीक्स बहुत सारे हुए हैं। जो यूपी की सरकार है वो एक तरफ क्लेम करती है कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लिया है, पर वहीं पर आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पेपर लीक करवाते हैं। आप पावर में पिछले 10 साल से हैं, अगर आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो लोग दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। अगर आप हर समय हाइपर नेशनलिज्म या फिर मंदिर पॉलिटिक्स को लेकर चलिएगा, जैसे कि हाँ बीजेपी का वो कोर मुद्दा है, वो उसके 1986 से मुद्दे। उस इंसान को 25 हजार बस वोट मिले थे, वो इंसान 3 घंटे तक पीएम मोदी को पीछे रखता है। उसी बनारस में जहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके क्या क्या नहीं हुआ, रोपवे अभी काम पे चल रहा है, रोपवे नहीं कौन धर्म मुद्दा उठा रहा है, और यूपी के लोगों ने खासकर अयोध्या के लोगों ने उसे खारिज करके दिखाया है। यही कहूंगा कि कितने बड़े दोगले लोग हैं जिस हिंदुओं को अभी तक ये भड़काते हैं, जिसको कहते हैं वोट दो। जहाँ हल्का सा उनकी बुद्धि खोली, इन्होंने तुरंत उसे गाली देना शुरू कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि वो जिंदगी भर पूरे प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर उन्हें बने रहना है तो उन्हें समन्वय बैठाना पड़ेगा, वरना 2 पैसा के यहाँ गिरी नहीं वो आउट हो जाएंगे। नेहरू जी को पहली बात तो ये गाली भी देते हैं, उनके जैसा बनना भी चाहते हैं। तो पहली बात मैं इनके दोगलेपन पे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। आप लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और जो रिजल्ट आए वो बेहद चौंकाने वाले। जिस यूपी से भाजपा की तमाम उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वहीं से भाजपा मुंह के खाने गिरती है। इस पर युवा से चर्चा कर लेते हैं। क्या मंदिर के मुद्दे को वहाँ की जनता ने नकार दिया? क्या युवाओं का बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, ये तमाम मुद्दे रहे? क्या लगता है आपको? क्या नाम है सर? मेरा नाम आयुष शमन है। आयुष कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो तो बिहार अभी जो राजनीति है पूरी तरीके से बिहार में केंद्रित हो गई थी, क्योंकि नीतीश बाबू पे पूरी आंखें रुक गई थी। बहरहाल मैं उससे पहले आती हूँ जो यूपी से रिजल्ट्स आए। आप एक स्टूडेंट हो, क्या वजह आपको लगती है कि वहाँ के लोगों ने क्या मंदिर के मुद्दे को नकार दिया? मेरा ये कहना है कि आप पावर में पिछले 10 साल से हैं, अगर आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो लोग दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। अगर आप हर समय हाइपर नेशनलिज्म या फिर मंदिर पॉलिटिक्स को लेकर चलिएगा, जैसे कि हाँ बीजेपी का वो कोर मुद्दा है, वो उसके 1986 से वो मुद्दा है जिसके कारण उसकी ये ग्राउंड बनी है। पर आप सिर्फ मंदिर के बेसिस पर लोगों से वोट मांगे तो लोग उतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। उन्हें अगर किसी के पेट में 2 वक्त खाना नहीं जा रहा है तो वो मंदिर में जाकर क्या करेगा? और ख़ास तौर पर मुद्दा ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सरकार ने क्रिएट करने में नाकाम रहे। पेपर लीक्स बहुत सारे हुए हैं। जो यूपी की सरकार है वो एक तरफ क्लेम करती है कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लिया है, पर वहीं पर आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पेपर लीक करवाते हैं। अगर वो पेपर लीक करवाते हैं तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आप उन पेपर लीक के ऊपर एक्शन करिएगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों करें? यानी छात्रों का एक बड़ा मुद्दा रहा है जिससे कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष्मान है, मैं बनारस से हूँ। आप बनारस से हैं? जी। तो आयुष, बनारस का भी खेला काफी हमने देखा कि किस तरीके से लगातार 3 घंटे तक पीएम मोदी पीछे रहे। मैं तो ये कहूँगा कि जिस अजय राय के सामने मोदी जी इससे पहले 6.5 लाख वोट से शायद जीते थे, जहाँ तक मैं सही हूँ, और 2014 में उस इंसान को 25 हजार बस वोट मिले थे। वो इंसान 3 घंटे तक पीएम मोदी को पीछे रखता है। उसी बनारस में जहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके क्या क्या नहीं हुआ, रोपवे अभी काम पे चल रहा है, रोपवे इससे पहले कभी आइडिया नहीं आया। जब पास भी हुआ था उसके बाद इतने दिन तक उसको झेलाया जा रहा था, लेकिन चुनाव जैसे ही आ रहा था तुरंत उसका काम बहुत तेजी पे चलने लग गया। ये सब क्या था? ये प्रोपोगेंडा था कि कैसे वोट जताए, लेकिन तब भी आप बस 1.5 लाख वोट से जीत पा रहे हो प्रधानमंत्री होके, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। और जहाँ तक बात आती है यूपी में जो अभी चुनाव का जो रिजल्ट आया है, उस पर तो मैं पहली बात तो मैं यूपी के लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा सीट यहाँ से आती है। कहा जाता है दिल्ली की जो रास्ता है वो यूपी से होके जाता है, तो वहाँ के लोगों ने सोच समझ के वोट किया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे दया आती है अभी भी थोड़ी सी मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ मतलब अभी भी लोग इस चीज़ पर बस वोट देने कौन धर्म मुद्दा उठा रहा है, और यूपी के लोगों ने खासकर अयोध्या के लोगों ने उसे खारिज करके दिखाया है। मंदिर बनाना, राम पथ देना, ये नहीं बताता है कि आपने घर किन किन को दिया। उल्टा उसको बनाने के लिए आप किसी का घर तोड़ दे रहे हो, उससे आप मुआवजा भी नहीं दे रहे हो। तो जैसा अयोध्या में हो, हमें लगता है वैसा पूरे हर जगह देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मैं अपने बनारस का कह सकता हूँ, तो ये 1.5 लाख वोट वाला मार्जिन इसी वजह से हुआ है क्योंकि लोगों ने देखा है कि रातों रात कैसे कैसे पक्का महल पूरा इलाका होता था विश्वनाथ मंदिर के आसपास, उसको तोड़ ताड़ के पूरा मंदिरें होती थी हर घर में, उन हर मंदिरों को तोड़ा गया है, उन हर मंदिरों की सारी मूर्तियों को तोड़ा गया है और रातों रात ट्रैक्टर में ढक करके चोरों की भांति उसे निस्तारित किया गया है, बस फेंका गया है।
तो लोग वो नहीं देखेंगे, वो लोग ये नहीं देखेंगे बस आपने कॉरिडोर का एक बड़ा सा गेट बना दिया अपने इंस्टाग्राम की फोटो के लिए, लोग ये नहीं देखेंगे, लोग ये देखेंगे आपने उनकी घर की मूर्तियों को तोड़ा है। उन लोगों को जो बनारस के बीच में रहते थे उन्हें बनारस के आउटर में भेज दिया बस इसलिए कि आपका कॉरिडोर बनना चाहिए, उन्हें ज़मीन चाहिए थी। तो ये मुद्दे बहुत कहीं ना कहीं जो इनका प्रोपोगेंडा था वो कुछ ना हद तक फेल हुआ है। लोगों को गालियाँ सुननी पड़ रही है, कोई उन्हें गद्दार कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आपने जैसे अब मैं कुछ IPL टीमों का भी मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या होता है कभी बार प्लेयर जब फेल हो जाते हैं ना तो उन्हें भी बहुत गाली देखनी पड़ती है। तो मैं तो इन्हें यही कहूँगा कि कितने बड़े दोगले लोग हैं जिस हिंदुओं को अभी तक ये भड़काते हैं, जिसको कहते हैं वोट दो, जहाँ हल्का सा उनकी बुद्धि खुली इन्होंने तुरंत उसे गाली देना शुरू कर दिया। इन्हें क्या लगता है कि हिंदुओं को वोट न देने की वजह से गाली देने पे इन्हें कौन वोट देने वाला है? इन्हें तो कोई वोट नहीं देगा तब तो अगर ये सोचते हैं कि बस हमारे अगेंस्ट अपना ओपिनियन तुमने दिया है तो उन्हें गाली दे दो। हमने 10 साल में देखा है कि जो PM मोदी की नीतियों पे बात करता है उसको आतंकवादी, देशद्रोही, और अब अयोध्या नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी 10 साल पहले क्या था कि इनके पास 300 सीट अपनी थी तो इनका था जो मर्जी चले हम वो करेंगे। अभी क्या इनके पास 290 के लगभग सीट है, अपनी 240 सीट है, इन्हें मालूम कि अब सबकी मन मर्जी करनी पड़ेगी, तो अब ये खुल के किसी को गाली वाली नहीं दे सकते। जो इससे पहले ये कहते हैं ना ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती है, जब फुल मेजोरिटी से भी ऊपर किसी के पास आ जाए तो उसके पास ऑटोक्रेटिज्म आ जाता है। तो वही हमें देखने को मिला था और हम अभी क्योंकि हम 2000 के बाद हम पैदा हुए, हमें कोलिशन गवर्नमेंट का हमें दौर देखने को नहीं मिला था, तो लकीली अब हमें वो देखने को मिल रहा है जो हम हमेशा से चाहते थे। क्योंकि जब तक कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है कि वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती, उन्हें अपने गठबंधन के सारे दलों को। अभी आप देखिए अभी नीतीश बाबू की पार्टी का क्या कहना है कि आप वो जातिगत जनगणना कराइए, बाकी सारी चीज़ें जिन पर अभी तक मोदी हमेशा अगेंस्ट रहते थे, अब उन्हें वो करने को अब प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो कि अपोजिशन के जो मुद्दे हैं, आपको मोदी जी समन्वय बैठा पाएंगे क्योंकि उनके नेचर के अगेंस्ट है इस तरीके से। वो लगातार कहते रहे एक मोदी सब पे भारी, इस तरीके की बातें लगातार। देखिए मोदी जी जितने बड़े महत्वाकांक्षी आदमी हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो जिंदगी भर पूरे प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें बने रहना है तो उन्हें समन्वय बैठाना पड़ेगा, वरना 2 बैसाखियाँ जहाँ गिरी नहीं वो आउट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर कोई नेहरू जैसा नहीं होता ना जो अपनी पार्टी के अंदर की डिबेट्स को सुनता रहे। हर कोई वैसा नहीं होता, हर कोई के अंदर होती टॉलरेंस नहीं होती कि नेहरू के ही खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर के लोग बोल रहे थे। तो नेहरू जी से ही कंपैरिजन हो रहा है कि तीसरी बार रिकॉर्ड बना दिया। क्या लगता है क्या नेहरू जैसे PM वो बन पाएंगे? देखिए नेहरू जी को पहली बात तो ये गाली भी देते हैं और उनके जैसा बनना भी चाहते हैं, तो पहली बात तो मैं इनके दोगलेपन पे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। और जहाँ तक बात है नेहरू जी की बराबरी करना, तो अभी उसमें 17 साल वो PM थे, ये तो अभी बस 10 साल ही रहे हैं, अभी इनको 7 साल अभी और चलाने हैं। तो पहले 7 साल के अभी पहले अपना 1 साल चला के दिखाएं, क्योंकि उसमें भी ये अभी कोलिशन गवर्नमेंट में ये 300 सीट नहीं पाए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इनके ऊपर ये है कि उनकी बराबरी तो दूर, उनके आसपास ही पहले पहुँच के बाद दिखाएं। दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू ने कहा है कि वो अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप आउट करना चाहते हैं, और उससे स्क्रैप आउट करना बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जैसे जो रूरल एरियाज़ है बिहार के और यूपी के, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो लोगों के लिए क्या माध्यम होता है नौकरी पाने का? आर्मी होती है, 15 साल नौकरी मिलती है, उसके बदले उन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें समाज में एक दर्जा मिलता है। अगर आप उसे स्क्रैप आउट मोदी दिल्ली की सारी वो सारे स्क्रैप उसके कारण क्या होता है, और अगर आप उसे स्क्रैप आउट कर देंगे उन सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, तो फिर क्या होगा? लोग आपसे गुस्सा तो होंगे ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी मतलब आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिएगा अपने मन के मुताबिक। आपने देखा था कि जैसे ट्रेनों में आग लगा दी गई थी एस्पिरेंट्स के द्वारा, वो जो लास्ट जो एग्जाम्स हुए थे उनके बीच वो बहाली भी नहीं, उन्हें कैंसिल कर दिया गया। और अग्निवीर स्कैम एग्जाम की बात जब आती है तो अभी सबसे बड़ा घोटाला तुम्हें NTA में देखने को मिल रहा है। हर दूसरे घर का बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसी NTA एग्जाम में जब एक ही सेंटर के 11 लोग 720 में से 720 लाते हैं, तो ये तो सीधे NTA पे क्वेश्चन होता है। NTA क्या है? ये तो गवर्नमेंट रन एजेंसी है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। कितने लोग अभी सुसाइड कर चुके हैं उसका आंकड़ा कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है तुरंत गवर्नमेंट पे तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा, भैया ये क्या हो रहा है। हम तो अभी डर रहे हैं अपने जूनियर को लेकर। हमारा ये एडमिशन चली CUET से हो गया, हम तो बहुत खुशनसीब मानते हैं खुद को कि कम से कम हमें एडमिशन मिल गया बिना धांधली के। अब तो हमें अपने जूनियर की चिंता हो रही, भाई तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि उनके रैंक आई है, वो सदमे में जा चुके हैं। भाई इतना नंबर 650 नंबर जिसकी अभी तक कीमत होती थी, उतना लाने के बावजूद हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये तो मतलब सीधे उनकी मेहनत पे पानी क्या, सीधे एसिड फेंक दिया तुमने। बड़ा सवाल है भविष्य। एक सवाल और लूंगी आपको। अब जब अयोध्या और यूपी से रिजल्ट आया, हमने देखा कैसे लोगों को गालियां वहाँ पे पड़ रही है, लेकिन हम एक चेंज PM मोदी में भी देख रहे हैं, जो श्री राम 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 करते थे अब वो सिर्फ भगवान जगन्नाथ है। देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा चेंज तो उनके कार्यकर्ता और संबित पात्रा से भी दिख रहा है, जो उनको जगन्नाथ जी को उनका भक्त बताते थे सीधे।
तो खैर कोई नहीं, मोदी जी तो खुद को भगवान भी ठहरा चुके थे, तो हाँ अच्छी बात है। 290 पे भी इनकी सीट आई है तो इनका ईगो भी थोड़ा नीचे आया है। अभी तक ये अकेले बैठते थे, अब अगल बगल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बैठाते हैं, तो ये इनके रुख में बिल्कुल बदलाव आएगा। वरना अगर बदलाव अभी भी अकड़ बनी रहेगी अगर, तब तो ये डाउन होंगे। लेकिन ये जो ट्विस्ट आया है कि भगवान राम से सीधा अब सिर्फ भगवान जगन्नाथ निकल रहा है, तो ये इन्हें दिख रहा है ना कि कृष्ण का पासा खेल दिया, शिव का पासा खेल दिया, राम का पासा खेल दिया, तब भी इनकी यूपी से जमीन छिन गई। नाराज है भगवान राम से मोदी। एकदम नाराज है। मोदी क्या नाराज होंगे राम भगवान से? वोट नहीं से नाराज होंगे, मोदी नाराज होंगे। राम भगवान नाराज होते तभी देखिए अयोध्या में चले गए। यही हुआ ना, राम राज्य क्या होता है कि हर गरीब को उसका हक मिले। ये नहीं होता है गरीब का घर तोड़वा के राम का मंदिर बनाया जाए। राम होते तो ऐसा नहीं होने देते हैं। और राम सच में आज सही मायनों में आज देखा है तो आज राम आज वापस आए। आज वो भजन बजना चाहिए, आज राम हमारे वापस आए। क्यों आए? क्योंकि आज न्याय मिला है। गरीब जिस ठेले वाले का घर तोड़ के रख दिया गया, वो मुंह पे तो कह रहा था हम बहुत खुश है राम मंदिर से, और खुश हर कोई है, मैं भी खुश हूँ। आप मुझे ये नहीं कह सकते मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत खुश हूँ राम मंदिर बना। लेकिन किसी के घर को तोड़ के अगर मंदिर बनेगा तो मैं उस पर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है इसमें भगवान भी खुश नहीं होंगे कि आप गरीबों का, जरूरतमंद का उनको घर क्या देते। आपने एक मंदिर बनाने के लिए कई मंदिर वहाँ पे तबाह कर दिए, कई लोगों को बेघर कर दिया और कई दुकानों को उजाड़ दिया। और शायद यही वजह है कि आप शायद असल मुद्दों से दूर हो गए और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं आपको इन वोटों में देखने के लिए मिला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते हैं अमन संदेश।